क्या टाटा पावर, एनएचपीसी, एनटीपीसी पावर सेक्टर की रैली अब खत्म हो चुकी है? ये वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपको आंसर मिलने वाला है कि पावर सेक्टर के अंदर क्या वाकई रैली खत्म हो गई है या अभी भी इसमें दम बाकी है। मैं हूं वरुण वासुदेवा और आज हम पावर सेक्टर के रिलेटेड एक बहुत ही परिपक्व तरीके से एक चर्चा करेंगे। ये कोई निवेश के रिलेटेड वीडियो नहीं है, मेरा ये व्यक्तिगत अध्ययन है जिसको मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। बने रहिए। I know what's on your mind. We do this all the time. We fight it now. I'm yours, you're mine. Oh mine, I'm yours, you're mine. हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की जिसके अंदर शायद थोड़ा कहीं ना कहीं अभी भी डाउन प्ले चल रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि सेक्टर के अंदर दम बहुत ज़्यादा है और अभी भी शायद उसको कम आंका जा रहा है। बात करेंगे आज इंडिया के पावर सेक्टर की, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरेशन की। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन के रूप में पूरे दुनिया का नेतृत्व कर रहा है डेवलपमेंट फेज के अंदर। फिर चाहे वो एनर्जी हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन हो, चाहे डिजिटाइजेशन हो। अगर हिंदुस्तान को आने वाले समय के अंदर विश्व का एक लीडर बनना है, जो कि मैं बनते हुए देख पा रहा हूं, तो इंडिया को चाहिए रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटाइजेशन और ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रेलवेज बेहतर चाहिए। इन सब की तारें कहीं ना कहीं पावर सेक्टर के साथ आकर जरूर जुड़ती हैं, क्योंकि पावर ही एकमात्र वो स्रोत है जिसके साथ आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग ऊपर लेकर जा सकते हो। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, आपको पावर चाहिए। अगर आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना है गांव के अंदर भी, तो आपको बिजली देनी पड़ेगी। भारत के अंदर ईवी रेवोल्यूशन की बात करें तो उनके लिए भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारी बिजली उसमें भी लगने वाली है। इसी के साथ साथ आने वाले समय के अंदर जितना हम डिपेंडेंट डिजिटाइजेशन के ऊपर हो रहे हैं, एआई के ऊपर हो रहे हैं, उसके अंदर भी हमें बहुत सारी पावर की जरूरत रहने वाली है। 2023 के अंदर हमारी जो कोल के ऊपर डिपेंडेंसी है, जो थर्मल पावर जनरेशन हम करते हैं, तो वो तकरीबन 10% राइज आया है हमारा कोल पे डिपेंडेंसी का 2023 के अंदर। और अगर भारत दुनिया का नेतृत्व करना चाहता है क्लीन एनर्जी के अंदर, तो इंडिया को अपनी डिपेंडेंसी कोल के ऊपर थोड़ी कम करनी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ जो हार्मफुल एमिशंस होते हैं कोल के जलने से। तो इंडिया वहां पर भी अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडरशिप अपनी निभाता आ रहा है। तो दावे जब भारत इतने बड़े बड़े कर रहा है, तो इंडिया को डेफिनेटली क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करना पड़ेगा। बट जो इस तरफ ग्राउंड रियलिटी है इस टाइम के ऊपर, ग्राउंड रियलिटी के अंदर तकरीबन अभी भी हमारा एक बहुत ही मेजर पार्ट जो है वो डिपेंडेंट है कोल एनर्जी के ऊपर। और धीरे धीरे हमारी जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है पावर की, उसको उस पावर की आपूर्ति करने के लिए भारत सरकार अभी भी कोल के ऊपर डिपेंडेंट है। हमने अपनी पावर जनरेशन इंक्रीज करी है विंड के मामले के अंदर, बट अभी भी उस लहजे से अगर देखा जाए तो काफी ग्रोथ आनी अभी बाकी है। चरित कोंडा जो एक एनर्जी एनालिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि 7% का जो एनुअल राइज है डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, वो बहुत ही न्यूनतम रहने वाला है भारत जैसी कंट्री के लिए। अगर हमें रिन्यूएबल सोर्सेज को कोल से रिप्लेस करना है, तो बैटरी स्टोरेज भी हमें अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी। इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अपनी 25 गुना की है पिछले एक दशक के अंदर, और अभी भी इसके अंदर बहुत रफ्तार आनी बाकी है। मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चाहूंगा। तो ये कुछ कंपनीज हैं जो पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती हैं। इसके अंदर से अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से देखें, तो एनटीपीसी जो कि इसको लीड करती है, मार्केट कैप बहुत बड़ा है। तकरीबन आप ये मानकर चलिए कि 3,98,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। तो अच्छी खासी ग्रोथ जो है स्टॉक ने एक साल के अंदर दी है। तकरीबन ये 213 से और ये 410 तक पहुंच चुका है स्टॉक। अगर हम इसकी थोड़ा सा गहराई में जाएं और बात करें इनकी
सेल्स फिगर की, तो आप देखिए कि ये 71,000 करोड़ से, जो कि मार्च 2013 का डेटा है, ये 1,78,500 करोड़ तक पहुंच चुका है। ये अपने आप में आपको एक दशक के अंदर किस तरीके से हमारी पावर डिमांड बढ़ी है, उसका आपको ज़रूर एक इससे अनुमान लगाना चाहिए, और लग रहा है। अगर हम टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर 1,33,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है। अच्छी खासी ग्रोथ इस स्टॉक ने दिखाई है, और अगर आप इनकी सेल्स देखेंगे तो लगभग ये भी 33,000 करोड़ से 33,000 करोड़ से 63,000, 63,500 करोड़ के आसपास ये 10 साल में पहुंची है। स्टेबल ग्रोथ रही है, और ऑपरेटिंग मार्जिन 17% के ऊपर इसने बनाकर रखा है अपना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि पावर सेक्टर की रैली अब थम गई है, तो मैं आपको ये गाइड करना चाहता हूं कि आप किसी स्टॉक को, जब लोग बोलते हैं ओवर वैल्यूड है स्टॉक, ओवरबॉट जोन के अंदर है, तो आप ये देख कर चलिए कि आने वाले समय के अंदर जो है वो किस चीज की डिमांड जो है सबसे ज्यादा रहने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है, अगर इंडिया को डेवलप्ड नेशन की चोटी तक पहुंचने का रास्ता अगर तय करना है, तो अभी पावर सेक्टर के अंदर बहुत काम बाकी है। इस काम को करने के लिए जिन कंपनीज के ऊपर दाव खेला है भारत सरकार ने, उनके अंदर जो लीडर्स हैं वो यही हैं, और आप अभी भी इन कंपनीज के अंदर एक बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी के तहत एंट्रीज ले सकते हैं। बहरहाल मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये वीडियो जो मैंने बनाई है ये मेरा व्यक्तिगत अध्ययन है, मेरी कोई किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। उसके लिए आप किसी सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक एडवाइजर की सलाह ले सकते हैं, या आप अपने इन्वेस्टमेंट बैंकर की सलाह ले सकते हैं। मेरा काम आपको एक रास्ता दिखाने का है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि पावर सेक्टर की अब रैली रुक गई है, पावर सेक्टर के शेयर्स डाउन आ रहे हैं। तो एक परिपक्व तरीके से मैंने आपको ये परोसा है, और मैं आशा करता हूं आपको बड़ा अच्छा लगा होगा ये वीडियो देखकर। और जो लोग पावर सेक्टर के अंदर निवेशित हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप किस लेवल्स के ऊपर इन शेयर्स को बाय करके बैठे हैं, इन स्टॉक्स को। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार देते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ग्रो अलोंग को, और हम आने वाले समय के अंदर और कुछ टेक्निकल एनालिसिस, कुछ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स के ऊपर मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। तो पूरी टीम की तरफ से मैं आशा करता हूं आपका आने वाला जो हफ्ता है उसके अंदर आप बहुत अच्छे ट्रेड्स, बहुत अच्छी पोजीशंस बनाएं और बहुत पैसा कमाएं और ग्रो करें।